वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का 12वां भाग और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पुष्यभीति वंश यानी वर्धन वंश का जो है वर्णन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या अध्ययन किया था, गुप्त वंश का जो है अध्ययन किया था। तो आज जो है हम पुष्यभीति वंश या वर्धन वंश का जो है अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले हम इसका समरी करते हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी हमारे चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में हम दे देंगे, तो आप जो है इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पुष्यभीति वंश, जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं। और बात करेंगे हम कि गुप्त वंश के बाद जो है कौन सा साम्राज्य हुआ था, तो वर्धन साम्राज्य, जिसे हम पुष्यभीति साम्राज्य भी कहते हैं। और बात करें पुष्यभीति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभीति थे। पुष्यभीति की राजधानी कहाँ थी, तो पुष्यभीति ने राजधानी कहाँ, थानेश्वर राजधानी बनाया था, जो वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। तो प्रथम शक्तिशाली शासक की बात करें तो प्रभाकर वर्धन था और ये प्रथम शक्तिशाली शासक था। अब नेक्स्ट है कि प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। एक था राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र कौन, राज्यवर्धन। उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और राज्यवर्धन जो है प्रभाकर के जो है बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कितने वर्षों की अवस्था में, तो 16 वर्षों की अवस्था में जो है 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। और हर्षवर्धन को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। यहाँ ध्यान देना है कि हर्ष ने कौन सा, शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। यानी हर्षवर्धन को हम हर्ष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि वर्धन साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो प्रतापी शासक हर्षवर्धन था। अगर यहाँ पूछा जाए कि वर्धन साम्राज्य का प्रथम प्रतापी शासक कौन था, तो प्रथम कौन था, तो अभी हमने बताया था कि प्रथम शक्तिशाली शासक था प्रभाकर वर्धन। पर यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के जो विषय में जो है हमें पूरी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बाणभट्ट की हर्षचरित्र से मिलती है। नेक्स्ट है कि हर्ष ने किसको, शशांक को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। तब बात आता है कि हर्षवर्धन ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो कनौज पर। और किसे पराजित करके, तो शशांक को पराजित करके जो है कनौज की राजधानी जो है बनाई। नेक्स्ट बात करेंगे चीनी यात्री हेनसांग। चीनी यात्री जो है हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन से शासनकाल में ही भारत आया था। और बात करेंगे कि कब आया था, तो 626 ईस्वी में भारत आया था। और हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच जो है एक युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें क्या हुआ, हर्ष की जो है पराजय हुई थी। हर्षवर्धन और किसके बीच, तो पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था।
जिसमें हर्षवर्धन की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। अब बात करेंगे कि हर्षवर्धन के प्रमुख जो है दरबारी कौन कौन थे, तो बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन जो है हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी थे। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन था, तो हर्षवर्धन का राज्य कवि बाणभट्ट था, और बाणभट्ट की ही दो प्रमुख रचना है, कौन कौन, हर्षचरित्र और कादंबरी। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हर्षवर्धन जो है किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव का भी उपासना करता था। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन जो है हर 5 वर्ष प्रयाग में क्या करवाता था, एक सम्मेलन करवाता था। प्रयाग में क्या करवाता था, एक सम्मेलन करवाता था। और नेक्स्ट बात करते हैं कि यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है पूछा गया है कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को, और नीति का पंडित किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को, और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हेनसांग ने जो है अपनी यात्रा के क्रम में जो है कहाँ पे, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और हर्षवर्धन ने हेनसांग के जो है सम्मान में कहाँ पे, कनौज में विशाल सभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास में जो है अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन को कहा जाता है। और हर्ष ने जो है 3 संस्कृत नाटक की रचना की थी, वो कौन कौन है, तो रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। ये 3 जो है संस्कृत नाटक है जिनकी रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन के समय जो है मथुरा जो है सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अब बात आता है कि हर्षवर्धन का राज्यकाल जो है कब से कब तक रहा, तो 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का जो है शासनकाल रहा। अब एक बार जो है इसको हम संक्षिप्त रूप में एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। पुष्यभीति वंश यानी जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं, इसके संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभीति। और पुष्यभीति की राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर। और प्रथम शक्तिशाली शासक की बात करें यानी वर्धन वंश के सब प्रथम शक्तिशाली शासक की बात करें तो प्रभाकर वर्धन, और इसके 2 पुत्र हुए, बड़ा पुत्र राजवर्धन और दूसरा पुत्र हर्षवर्धन। राजवर्धन की मृत्यु के बाद जो है 606 ईस्वी में 16 वर्षों की अवस्था में किसने, तो हर्षवर्धन ने राजगद्दी संभाला। और हर्षवर्धन को जो है वर्धन साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। हम नेक्स्ट बात करें कि शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, और परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसने, हर्षवर्धन ने धारण की थी। और हर्षवर्धन की पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हर्षचरित्र से मिलती है। और हर्षवर्धन 5 वर्ष जो है हर साल 5 वर्ष प्रयाग में सम्मेलन करवाता था। और हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था, तो शशांक को पराजित कर कनौज पर अपना राजधानी, कनौज को जो है अपनी राजधानी बनाया था। और चीनी यात्री हेनसांग जो है 626 ईस्वी में भारत आया था, वो भी जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। और नेक्स्ट बात करेंगे कि हर्षवर्धन के प्रमुख राज दरबारी कौन थे, तो बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन था। और हर्षवर्धन के समय जो है मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए काफ़ी फेमस था। और हर्षवर्धन ने 3 प्रमुख जो है संस्कृत नाटक की रचना की थी, कौन कौन, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक जो है 3 संस्कृत नाटक की रचना की थी। तो आई होप कि जो है ये पुष्यभीति वंश और यानी
जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं। ये आपको काफ़ी तरीके से रिवाइज हो गया होगा। तो अब हम रिवाइज कराएंगे आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। इसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके बाद आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद किस साम्राज्य का उदय हुआ? हमारा राइट आंसर होगा वर्धन साम्राज्य। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि वर्धन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभीति। और वर्धन वंश का जो है प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो थानेश्वर में, जो वर्तमान में हरियाणा में है। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए, एक था बड़ा पुत्र राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। तो जो है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा? तो हर्षवर्धन। 600 इसका काल जो है हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा और ये 16 वर्षों की अवस्था में जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के बारे में हमें पूरी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमें मिलती है बाणभट्ट के हरचरित्र से। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था। और प्रथम प्रतापी शासक की बात किया जाए तो वो था प्रभाकर वर्धन। पर यहाँ बात किया जा रहा है वर्धन साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक और वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कनौज बनाई। किसको हराकर? तो शशांक को हराकर जो है अपनी राजधानी कनौज बनाया था। और दक्कन के किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? तो दक्कन के शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने जो है हराया था। और ये किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पे जो है हराया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने किन नाटक की रचना की थी? तो हर्षवर्धन ने जो है 3 संस्कृत नाटक की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शी। नेक्स्ट है यहाँ पे होगा प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका का रचना जो है किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के जो है प्रमुख दरबारी कौन कौन थे? तो बाणभट्ट, जिसने बाणभट्ट ने ही हरचरित और कादम्बरी की रचना की थी, मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का राज्य कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का धर्म क्या था? तो वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ वह विष्णु एवं शिव की भी जो है उपासना करता था। नेक्स्ट बात करते हैं हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष कहाँ सम्मेलन करवाता था? तो प्रयाग में। और यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ह्वेनसांग कौन था? तो ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। और ये कब आया था? तो 626 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के क्रम में किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग के सम्मान में विशाल सभा का आयोजन कहाँ किया था? तो ये किया था कनौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? हर्षवर्धन को। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुष्ट। पारसियों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद अवेस्ता जो है पारसियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। जावा में सबसे प्राचीन जो है प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? तो बोरोबुदुर का स्तूप जो है ये जावा में है।
और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में चीन एवं पश्चिमी एशिया के बीच का व्यापार जो है किस मार्ग के नाम से जाना जाता था? तो रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध था। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर किस देश में है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो है अंकोरवाट का विष्णु मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर किस शैली में बना है? तो ये बना है द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का राज्यकाल कब से कब तक था? तो हर्षवर्धन का जो है राज्यकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। तो अब हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हमने बताया था कि बौद्ध राजा था और वो महायान शाखा का जो है अनुयायी था। वो कौन था? तो वो था हर्षवर्धन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट की एक और रचना कौन सी है? एक और रचना है कादम्बरी और दूसरा है हर्षचरित्र। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो आपको मालूम होगा 626 ईस्वी में कौन आया था? तो हेनसांग आया था। हेनसांग जो है भारत आया था। नेक्स्ट है कि चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? अब बात हो रही पुलकेशन द्वितीय की, तो पुलकेशन द्वितीय का यहाँ पूछा जा रहा है किसने पराजित किया था? तो ये इसको पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पुलकेशन द्वितीय ने ही जो है नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जिनकी रचना हर्षचरित्र और कादम्बरी है वो जो थे हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। नेक्स्ट है, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था और वो भी नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें पुलकेशन द्वितीय की जीत हुई थी और हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। और ये जो है ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, प्रतापशील हून हरिन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसने धारण की थी? तो हून हरिन केसरी महाराजाधिराज जो है उपाधियाँ किसने की थी? तो प्रभाकर वर्धन ने। और प्रभाकर वर्धन ही जो था वर्धन वंश का प्रथम प्रतापी राजा था। नेक्स्ट है, हर्ष सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हर्ष ने जो है किसको? शशांक को पराजित कर अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कनौज बनाया था। नेक्स्ट है, शकलोतरा पथनाथ किसे कहा जा गया है? तो ये कहा गया है हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसने परम भट्टारक नाम की जो है उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ये कहा है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के हौस का पश्चात उत्तर भारत में बड़े बाघ का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के बाद जो है हर्षवर्धन ने ही जो है बड़े बाघ का पुनर्गठन किया था।
नेक्स्ट है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। तो शशांक जो था हर्ष का समकालीन था और शशांक को ही पराजित कर उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, कनौज। नेक्स्ट है चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था। नेक्स्ट है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण शहर था कनौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है। तो हर्ष की जीवनी जो है बाणभट्ट। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हर्षवर्धन जो है हर साल धार्मिक सभा किया करता था, कहाँ में, प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। तो ये वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो ये जो है हमने क्वेश्चन में आपको पहले नहीं बताया गया है, तो इसमें जो है हमने शामिल कर दिया है ताकि जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह जो है किसके साथ, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी। तो ये जो है हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन जो है द्वितीय की हत्या की थी गौड़ नरेश शशांक ने। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जो है इसने की थी और 606 ईस्वी में ही इसने जो है राजगद्दी पर बैठा था। उस समय जो है उसकी उम्र 16 वर्ष थी। नेक्स्ट है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया। तो ये जो है हर्षवर्धन ले गया। शशांक को जो है पराजित कर उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो कनौज ले बनाया था। नेक्स्ट है कनौज किस प्रदेश में है। तो कनौज जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो मथुरा जो है सूती के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध था। जैसे कवि बाणभट्ट किस निवासी था। कवि जो है बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का राज्य कवि था वो जो है थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट है नागानंद का रचनाकार कौन थे। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इन तीनों की रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ में किया था। तो 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कनौज और प्रयाग में किया था। और बात किया जाए कि प्रत्येक जो है 5 वर्ष पे जो है एक धार्मिक सम्मेलन करवाता था और वो जो है हर 5 वर्ष सम्मेलन कहाँ करवाता था। तो हर्षवर्धन हर 5 वर्ष प्रयाग में सम्मेलन करवाता था। नेक्स्ट है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। तो गुर्जरों को जो है हर्षवर्धन ने जो है पराजित किया था। नेक्स्ट है आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। आपको पता होगा कि हेनसांग ने एक रचना था, हेनसांग की रचना है और ये क्या है, CU की। और यही CU की रचना के कारण जो है हेनसांग को याद किया जाता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलिकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था। तो वातापी, जिसे बदामी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनसांग को। हमारा राइट आंसर होगा हेनसांग। नेक्स्ट है कि हेनसांग का भारत में लगभग कितने साल रहा? हेनसांग जो आया था चीनी यात्री, वो भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ये रहा था 15 वर्ष। नेक्स्ट है कि हेनसांग के समानार्थी एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? हेनसांग के जो है सम्मान में कनौज में जो है इसने एक महासभा का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जो आज जो हम कुंभ मेला लगता है, तो ये किसका देन है? तो ये हर्षवर्धन का देन है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को जो है किसने रोका? तो ये रोका था पुलिकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो ये किसने दिया था? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहला है हरचरित कादम्बरी, ये किनकी रचना है? तो ये तो पता ही होगा, ये किनकी रचना है? तो ये रचना है बाणभट्ट की। दूसरा नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शक्ति, ये किनकी है? तो ये है भर्तृहरि। सूर्य शतक, सूर्य शतक किससे रिलेटेड है? तो ये मयूर से रिलेटेड है। मयूर जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन कवि था, दरबारी था? तो मयूर, जयसेन, बाणभट्ट, ये सब जो थे प्रमुख दरबारी थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, तो ये तो पता ही होगा कि ये हर्षवर्धन की रचना है। तो यहाँ पे जो हमने, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ए का किसके साथ? 4 के साथ जाएगा, और बी का किसके साथ? 2 के साथ, और सी का किसके साथ? 3 के साथ, और डी का 1 के साथ। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो बाणभट्ट तो दरबार में था, भर्तृहरि भी था, मयूर भी था, कालिदास यहाँ संबंधित नहीं था। नेक्स्ट कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और ये आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सही सुमेलित है? अवंती कौन था? हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सही है। सेनाद महासेनापति था, सही है। कुंतल सेनापति, अश्वसेना, सही है। यानी उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? तो ये जो है किसका कथन है? तो ये हेनसांग का कथन है। नेक्स्ट है अग्रहार का अर्थ क्या है? तो अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान को जो हो क्या कहते हैं? अग्रहार।
नेक्स्ट है घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। किसके लिए होता था? तो वर्धन वंश में जो है खेतों की सिंचाई के लिए घंटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग होता था। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था। दक्षिण भारत में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। नेक्स्ट है कि हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो 1/6 से 1/10, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कनौज। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर भी कर दें। और आपको जो है इसका PDF कंप्लीट PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ से इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें।